बाकी लोग जो रहे वो कितने साल उनकी हुकूमतें नहीं है। मतलब मुस्लिम लीग की तो पिछले जो टेन्योर जो है 8 से 13 और 13 से 18 तक 10 साल उनकी रेगुलर हुकूमत, पूरे 10 साल उन्होंने टेन्योर पूरा किया। इससे पीपल्स पार्टी, वजीर आजम, सब चीज़ें। लेकिन उनके क्रेडिट में मैं आपको जो कहता हूँ चीज़ें, एजुकेशन में, हेल्थ में, रोड्स के सिलसिले में, जो 3 साल की मुकाबला करे ना, मुकाबला वो अगर 10-15 साल के बच्चे का और 1 साल के बच्चे का करेंगे तो वो तो मुकाबला नहीं होगा ना। हमारी हुकूमत तो जितना सही है, लेकिन हमने पूरे ईमानदारी से फंड लिए भी है और खर्च भी किए। अगर हम हल्के को देखें तो जो यूनियन काउंसिल जबर थी उसमें बेशबहा काम हुए, जबकि यूनियन काउंसिल थाती को, अगर जो मेरा हल्का है यूनियन काउंसिल का, उसमें देखा जाए तो एक पलीना से जो कंगर वाली रोड है उसके अलावा कोई खातरहा काम नहीं हो सका। तो क्या चेयरमैन की कोऑर्डिनेशन आपके साथ इतनी अच्छी नहीं थी? बाकी उनके लिए अभी मुश्किल बनी हुई है कि अब पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे या अपनी अपनी जमातों, क्योंकि आजकल तो एक दूसरे की तारीफें करे तो इलेक्शन में जाकर वो किस तरह एक दूसरे की मुखालफत करेंगे। अब ये हम सोच रहे हैं, क्योंकि किस तरह कहेंगे कि राजा परवेज अशरफ क्राफ्ट है, ये किस तरह कहेंगे कि राजा रेंटल है, वो नून वाले। हम तो कह सकेंगे ना, शायद हम तो मुखालिफ है, लेकिन वो नून वाले के बारे में, राजा परवेज अशरफ, राजा जावेद इखलास के बारे में क्या कहेगा कि वो नायल आदमी है जो जिस तरह कहते रहे पहले। तो अब क्या कहेंगे? अब तो एक ही जगह गठे बैठते हैं, गठे एक दूसरे की तारीफें करते हैं, जलसे करते हैं। तो हम तो हर वक्त तैयार हैं, इंशाअल्लाह ताला खान के हम सिपाही हैं। सबसे ज़्यादा मेरा फोकस था कि कब्जा माफिया के खिलाफ मैंने काम करना है। दूसरा था कि जो डकैत है, जो चोरियां करते हैं, उनके खिलाफ मैंने करना है, किसी की सिफारिश नहीं करनी। और तीसरा जो मनशियात फरोश है, और मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ कि मेरे दौर में मैं समझता हूँ कि ख़त्म तो शायद कोई हो नहीं सकता है, लेकिन जिस जगह भी किसी ने, माफिया ने कब्जा की कोशिश की, मैंने रुकावट बना। और मेरा ये चैलेंज है कि मैंने सबसे ज़्यादा रुकावट जो डाली है माफिया को, बड़े बड़े ताकतवर लोग थे, लेकिन वो उनको मैं चाहता था कि कानून के नीचे लाया जाए। और अल्लाह ताला के फजल करम से मैं कानून की हुक्मरानी कायम कर, मैं गुजर खान में मैंने भरपूर कोशिश की और मैं कामयाब भी हुआ हूँ। ये सबको पता है कि मैंने क्या किया। इसी तरह आप देखें कि जो डकैत है, कोई बंदा अगर कह दे कि मैंने किसी डकैत की सिफारिश की हो तो मैं सियासत छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैंने कभी किसी गलत। गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि बंगाली शरीफ के जो पीर है मखदूम अब्बास शाह हमदानी साहब, उनका काफ़ी नाम आ रहा है और मुलाकातें भी कर रहे हैं सीनियर क़यादत से एमएनए के टिकट के उम्मीदवार के तौर पे। तो क्या समझते हैं कि चौधरी अजीम साहब हल्के के लिए बेहतर उम्मीदवार हैं या हमदानी साहब उनको रिप्लेस कर सकते हैं? आप देख रहे हैं पीके न्यूज़ और मैं हूं मुदस्सिर सुल्तान कियानी। आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं MPA PP 8 चौधरी जावेद खोसर साहब, और इनसे गुफ्तगू करेंगे कि इनका 4 साला दौर कैसा रहा और इन्होंने हल्के के लिए और ओवरऑल इनकी हुकूमत पाकिस्तान में क्या क्या काम कर सकी। तो चौधरी साहब, मेरा आपसे पहला सवाल है, 4 साल PTI की कारकर्दगी ओवरऑल पाकिस्तान के लिए आप उसे कैसा देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका फराहम किया कि मैं अपने पार्टी का बारे में बता सकूँ और अपनी कारकर्दगी के बारे में भी बता सकूँ। सबसे बड़ी बात जो है, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी तो उस वक्त आपने देखा होगा कि बड़ा जो था मामला थे वो बड़े गड़बड़ थे, क्योंकि कोई भी मुल्क चलाने के लिए अदारों का सही होना ज़रूरी है। क्योंकि आप जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ पे अदारे काम करते हैं, कोई शख्सियात की बात नहीं होती है। लेकिन पाकिस्तान में ये रहा है कि पिछले 70-75 साल से कि शख्सियात के गिर्द घूमती है सियासत और अदारों को कमज़ोर किया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इमरान खान साहब की हो तो उन्होंने कोशिश की कि तमाम इदारों को इंडिपेंडेंट किया जाए और उनके काम में मुदाखलत किया ना हो, MPA MNA की सियासी मुदाखलत ना हो। और मैं समझता हूँ कि मैं अपने दौर की ये बात कह सकता हूँ कि हमने ये किया होगा कि किसी को हमने गलत काम किया, किसी अदारे में हो रहा है तो हमने उसकी शिकायत की तो उसको ट्रांसफ़र किया गया। लेकिन हमें ये इंस्ट्रक्शन स्पेशल थी कि किसी की
पोस्टिंग जो है आपने अपनी मर्जी से नहीं करवानी है। तो मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से बड़ा फर्क पड़ा। फिर आपने देखा कि जो इकोनॉमिक कंडीशन थी पाकिस्तान की बड़ी वर्ष थी। अब देखें कि सबसे रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुई है, $32 बिलियन की हुई है। कल बल्कि साहबदार भी इसको एडमिट कर रहे थे। जो करंट डिफिसिट था उसको भी कम किया गया। फॉरेन रेमिटेंसेज आप देख रहे हैं, आप भाई तो बाहर हैं, वहां से वो रिकॉर्ड हुई। तो उसकी वजह से मुल्क और टैक्स कलेक्शन जो थी वो भी रिकॉर्ड हुई। और तमाम जो प्रोडक्शन थी, जो फसलें हैं, गंदम हुई या बाकी थी 4 फसलें जो बेसिक पाकिस्तान की हैं, वो भी रिकॉर्ड हुई। तो उसकी वजह से पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था और कोशिश हो रही। लेकिन आपने देखा कि कोविड आ गया जब हमारी हुकूमत बनी थोड़े अरसे बाद, तो उसकी वजह से भी बड़े मसाइल पैदा हो गए। आपने देखा कि दुनिया की बड़ी बड़ी इकॉनमी जो है वो बैठ गई। लेकिन पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि दुनिया का दूसरा मुल्क था जिस इंटरनेशनल रिकग्निशन हुई कि जिन्होंने कोविड को बेस्ट तरीके से मैनेज किया। हमने उसको मुकम्मल लॉकडाउन किया। हम तो ये कोशिश करते रहे क्योंकि वहाँ पे आपको पता है गुर्बत ज़्यादा है, लोग बेरोजगारी अगर हो जाती और भूख से लोग मरते। लेकिन हमने अपने मुल्क के लोगों को रोजगार भी करने दिया और लॉकडाउन भी किया, लेकिन हर जगह नहीं, स्पेशल उस जगहों पे किया कि जहाँ पे कोविड हो जाता था और बेस्ट मैनेजमेंट हुई। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल कारकर्दगी हमारी गवर्नमेंट की बहुत ही बेहतर रही है, जिसको आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के जो हमारे मुखालिफ हैं उनके जो इकोनॉमिक सर्वे हुए हैं उन्होंने भी उसको एडमिट किया कि जो एनुअल प्रोडक्शन थी वो 6 पॉइंट या 5.7 तक रही है, और जो कि पाकिस्तान के 17 साल पीछे से पहली दफ़ा इतने तक गई है। तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि कंटिन्यूटी थी कि हमारे हुकूमत को फिर डिस्टेबलाइज करना शुरू हो गए जो लोग थे। और आपने आज देखा कि 14 जमातें इकट्ठी हुई हैं जिनका ना कोई सोच इकट्ठी है, ना कोई चीज़ के कॉमन कोई इंटरेस्ट हो या इकोनॉमिक पॉलिसी हो। वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की मुखालफत में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत में इकट्ठे। और उसका नतीजा आप आज देख रहे हैं कि मुल्क हमारा जो है बिल्कुल मैं समझता हूँ इकोनॉमिकली बैंकरप्ट हो चुका है। दिवालिया कह रहे हैं कि नहीं हुआ है, लेकिन आप देखें ना कि ना हमारी एलसी खुल रही है, ना कुछ इंपोर्ट हो रही है, ना एक्सपोर्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया। बेरोजगारी आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री 80% बंद हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी मुल्क के साथ ज्यादती हुई है कि एक मुल्क सही लाइन पे चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि आज भी जो हमारा पार्टी का विजन है हमारे लीडर का कि रूल ऑफ लॉ के बगैर कोई मुल्क आगे जा नहीं सकता है। और जिस वक्त तक आप जिस मुल्क में रह रहे हैं यहाँ पे यही है कि यहाँ पे लोगों को रूल ऑफ लॉ है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज है। ये नहीं है कि ये बड़े आदमी है के लिए और कानून है, गरीब के लिए और कानून है। लेकिन पाकिस्तान में ये है कि गरीब के लिए और अमीर के लिए हमारा तो विजन भी है और हमारी कोशिश भी रही है कि रूल ऑफ लॉ हो। तो इस वजह से मैं तो अपनी पार्टी की कारकर्दगी से मुतमिन हूँ और मैं समझता हूँ कि हमने जो अपने 4 साल की बेहतर डिलीवर किया बाकी हुकूमतों से। 2018 में जब इंतखाबात हुए तो 2019 में ही पीडीएम जमातों ने आपके खिलाफ मुजाहरे शुरू कर दिए, महंगाई मार्च शुरू हो गए। तो आप पीडीएम के इत्तेहाद के 8 जो महीने की गवर्नमेंट है इसके बारे में क्या कहेंगे? आप देखें ना जी कि जब हमारी हुकूमत बनी तो कोविड था, उसकी वजह से महंगाई भी आई, पूरी दुनिया में था बना। तो उसके खिलाफ जो है वो सबसे पहले तो मौलाना फजलुर रहमान ने 2 लॉन्ग मार्च किए, महंगाई मुकाओ। फिर दूसरा जो बिलावल भुट्टो ने कराची से आकर इस्लामाबाद तक महंगाई मार्च किया। और उसके बाद हमजा शहबाज और मरियम ने लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक महंगाई मार्च किया। और उसमें ये कह रहे थे कि ये महंगाई बढ़ गई है, ये हो गई है। और मैं समझता हूँ कि आज 8 माह हो गए, मैं समझता हूँ कि कीमतें 3-4 गुना बढ़ गई हैं और आज उनको बिल्कुल कोई नज़र नहीं आ रहा है कि महंगाई हो रही है। अब वो कह रहे हैं जी कि इमरान खान ने ख़राब कर दिया थे हालात इकोनॉमिक, तो वो हम ठीक करें। लेकिन आप देखें कि क्या ठीक हो रहा है, कोई चीज़ भी वहाँ पे ठीक है। अब आप देख लेना जी करेंसी हमारी कितनी डीवैल्यू हो गई है कि आज 265 के कितने रुपये का डॉलर हो गया है, 325 रुपये का पाउंड है। बाकी भी आप देखें ना जो चीज़ इम्पोर्ट होगी, एलसी खुल नहीं रही है, कंटेनर जो है वो जहाज फंसे हुए हैं, बंदरगाह पे फंसे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि इन्होंने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आप महंगाई का नाम ही नहीं ले रहे, क्योंकि इस वजह से
क्योंकि ये टोटल फिर आप देखें ना जी कि 14 जमातें ये सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में इकट्ठे हैं। अदरवाइज इनका कोई आप देखें ना 4.5 साल का हमारा 4 साल का पीरियड निकाल दें तो ये हुकूमतें इन्हीं की थी ना। और जो करप्शन के केसेस थे, नैब के केसेस थे, ये इन दोनों जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ बनाए हुए थे। आज वो जो है कह रहे हैं जी कि इमरान खान ने ज्यादती की है। आप देख लेना कि जो जरदारी है वो कितना अरसा नवाज शरीफ के दौर में जेल में रहा है। इसी तरह जो नवाज शरीफ वगैरह के मुकदमे बने जेल में, ये जरदारी के दौर में रहे। तो ये है ना कि ये सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ कि ये स्टेटस को के लोग हैं, ये चाहते हैं कि मुल्क आगे की तरफ ना, इनका ना कोई विजन है ना कोई सोच है। आप यहाँ पे बैठे हुए हैं इंग्लैंड में, मैं भी आया हूँ। अब जो ये कह रहे हैं जी कि एवन फील्ड के जो इनके फ्लैट्स हैं, देखे ना इनके बेटों ने कोई काम किया इधर? सब आप लोगों को भी पता है, सब लोगों को कोई काम नहीं किया, ना इन्होंने इधर कोई पढ़ा है, कोई पता नहीं कि कौन सी डिग्री ली है। लेकिन ये अरबों रुपए के फ्लैट इन्होंने किस तरह हासिल किए हैं, किधर से पैसा है, कोई ये बताने के लिए तैयार। रह भी उधर है तो कभी कहते बेटी कहती मेरी तो इंग्लैंड में, पाकिस्तान में क्या इंग्लैंड में किसी जगह मेरी प्रॉपर्टी। नवाज शरीफ कहता है मुझे पता ही नहीं है, रहना उन्हीं फ्लैटों में है, उसको पता नहीं है। यही मैं कहता हूँ इस तरह बाकी जगह लोगों को, इलफोर्ड में आप चले जाएं, बड़े टावर बने हुए हैं, ये उनके मलकियत है। तो मैं समझता हूँ ये इन्होंने जो बड़े बड़े लोग हैं इन्होंने मुल्क को लूट कर पैसे यहाँ पे ले आए और वहाँ पे इनके बच्चे और याशियाँ कर रहे हैं। इनका असल मुल्क तो ये है, पाकिस्तान तो इनका दूसरा मुल्क है, क्योंकि वो हुकूमत करने के लिए जाते हैं। अच्छा, तो कुछ अर्सा पहले शहबाज गिल साहब गिरफ्तार हो गए थे और रिसेंटली फवाद चौधरी की गिरफ्तारी हो गई है। तो आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत ये एक जेन्युइन गिरफ्तारी है या ये इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बना रही है? देखें जी, जमहूरियत क्या है, आप इधर रह रहे हैं, यहाँ पे तो हर आदमी क्रिटिसाइज करना तो हमारा हक है ना। या तो हम कोई गलत काम करें उस पर बनता है। अब फवाद चौधरी ने मुंशी कह दिया कि इलेक्शन कमीशन को कि मुंशी है। मुझे ये बताएं कि पीपीसी जो पाकिस्तान पीनल कोड है उसकी कौन सी दफा में ये जुर्म है? कोई जुर्म नहीं है। इसी तरह शहबाज गिल ने अगर कह दिया कि फौज की मुदाखलत हुई, आप देखें ना कि पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है। मैं समझता हूँ कि 70-75 साल में 30-35 साल तो फौजी हुकूमतें रही हैं, और फौज का मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा रोल है। अभी रिसेंटली आपने देखा ना कि जनरल कमर जावेद बाजवा कहता कि हमने अब सियासत को छोड़ दिया है, सियासत में हम अब मुदाखलत। तो ये आप देखें ना कि साल पहले छोड़ी है ना मुदाखलत। तो अगर फौज मुदाखलत कर दिया, तो अगर कोई कहता है कि फौज इंटरफेयर कर रही है मामलात में, तो ये क्या जुर्म बन गया है? फौज की तो हम इज्जत करते हैं, फौज तो मुल्क की ज़रूरत है। लेकिन ये तो नहीं है ना कि फौज का काम तो सरहदों का दिफा है या बाकी जिस वक्त सिविलियन को, यहाँ पे भी इस मुल्क में भी फौज है ना। लेकिन जो मुल्क के मसाइल हैं, जो लोग मुल्क के हालात हैं, उनको ठीक करना या वो तो सियासी जमातों का काम है। मैं अगर इलेक्ट हुआ हूँ, मुझे 5 लाख लोगों का मैं नुमाइंदा, तो मेरी जिम्मेदारी है ना कि मैं मसाइल को हल करूँ, और मुझे पता है, बाकी किसी और को तो नहीं पता हो सकता है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि वो तो कोई जुर्म नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में अब ये हालात बन गए हैं कि कोई बंदा हक और सच की बात भी नहीं कर सकता है, और जमहूरियत तो नाम की रह गई है। अच्छा चौधरी साहब, आपने अपने दौर में 2 वज़ीर आला के अंडर सर्व किया है, उस्मान बुज़दार साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब। तो आप दोनों में से क्या समझते हैं कि किसकी पॉलिसीज ऐसी थी जो आपके हल्के के लिए ज़्यादा फायदेमंद रही? मैं आपको बताता हूँ जी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि क्योंकि जो बुज़दार था, मैं अपने हल्के के हवाले से या बाकी बात करता हूँ कि मैं समझता हूँ कि वो बेटर आदमी था। वो हमारी बात भी सुनता था और हमारे काम भी करता था। ये तो बात है कि क्योंकि हम लोग जो है ना, कुछ थोड़ा सा शरीफ आदमी हो, ज़्यादा बातें ना करे, तो हम उसको कोई अहमियत नहीं देते। हम समझते हैं कि वो कोई अहल ही नहीं है। लेकिन जो बातूनी, वो जो पब्लिसिटी ज़्यादा करता हो उसकी हम, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं ज़्यादा कंफर्टेबल, वो बाकी लोगों का और तजर्बा होता है, लेकिन मेरा तजर्बा जो था वो उस्मान बुज़दार के बारे में बहुत बेहतर है। लोकल अपने हलके पे बात करते हैं, तो आपका हलका है PP 8 गुजरान। आपके बारे में अमूमी तासर ये है कि आप
माफिया के खिलाफ खड़े होने वाले हैं और उसके कई अमली मुजाहरे भी हमने देखे आपके दौर में। तो आप क्या कहते हैं कि गुजरखान की आद तक भी माफियाज हैं या नहीं हैं? देखें जी, बात यह है कि पाकिस्तान जो मुल्क है हमारा, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी पाकिस्तान में ही है। तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े माफिया ना हो, लेकिन उनके छोटे मोटे माफिया बहुत ज़्यादा हैं। मैं बड़े दावे से कहता हूँ, मेरा जो 4 साल का टेन्योर है, 4.25 साल का, मैंने जो काम किया, मैंने हर वक्त सबसे ज़्यादा मेरा फोकस था कि कब्जा माफिया के खिलाफ मैंने काम करना है। दूसरा था कि जो डकैत है, जो चोरियां करते हैं, उनके खिलाफ मैंने करना है, किसी की सिफारिश नहीं करनी है। और तीसरा जो मनशियात फरोश है। और मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ कि मेरे दौर में मैं समझता हूँ कि ख़त्म तो शायद कोई हो नहीं सकता है, लेकिन जिस जगह भी किसी ने माफिया ने कब्जा की कोशिश की, मैंने रुकावट बना। और मेरा ये चैलेंज है कि मैंने सबसे ज़्यादा रुकावट जो डाली है माफिया को, बड़े बड़े ताकतवर लोग थे, लेकिन वो उनको मैं चाहता था कि कानून के नीचे लाया जाए। और अल्लाह ताला के फजल करम से मैं कानून की हुक्मरानी कायम कर, मैं गुजर खान में मैंने भरपूर कोशिश की और मैं कामयाब भी हुआ हूँ। ये सबको पता है कि मैंने क्या किया। इसी तरह आप देखें कि जो डकैत है, कोई बंदा अगर कह दे कि मैंने किसी डकैत की सिफारिश की हो, तो मैं सियासत छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैंने कभी किसी गलत आदमी का साथ नहीं दिया। मैं चाहता था कि, क्योंकि पाकिस्तान में MPA बनना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बड़े मेरे से पहले भी रहे, लेकिन क्योंकि ये तारीख है कि काम जो होना चाहिए वो मेरिट पे होना चाहिए, लोगों के मसाइल जो हों उनको मेरिट पे हल होना चाहिए। और अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं अपने अल्लाह के बाद तमाम लोगों को जवाबदेह हूँ। और अब इलेक्शन आ गए, मैं तो अपने आप को उस तरह पेश करूँगा ना कि मैंने लोगों को सही सर्व किया या मैंने लोगों के साथ ज्यादती की है, मैंने लोगों के हकूक़ का तफज़ किया या लोगों के हकूक़ गज़ब किया। इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि मेरे खिलाफ मेरे मुखालफिन भी नहीं कह सकते हैं। और मैंने पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ काम किया है और अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू किया है। मैं बड़ा मुतमिन हूँ अपनी कारकर्दगी से भी, और अपनी जो जदोजहद थी मेरी, मैं समझता हूँ कि इमरान खान के विजन के मुताबिक मैंने अपना अरसा गुजारा है। अच्छा चौधरी साहब, आपको अवामी हलकों में अवामी MPA के नाम से जाना जाता है, तो आपने अपने तमाम तार दौर में किसी किस्म का प्रोटोकॉल नहीं लिया, जो कि अमूमी तौर पर सियासतदान जो ही वो इलेक्शन जीत जाते हैं, MNA MPA तो बड़ी बात है, चेयरमैन और उनके नीचे काउंसलर भी जीत जाएं तो वो भी हाथ नहीं आते। तो आप क्या समझते हैं कि आपने प्रोटोकॉल ना लेकर जो नई रवायत कायम की है, इसे अगर आपकी पार्टी के MNA भी आ जाते हैं और आप नीचे 2 सर्विंग MPAs भी हों, तो क्या वो भी अमूमी तौर पर पार्टी प्रोटोकॉल नहीं लेगी या ये आपका इनफरादी फैसला? मैं समझता हूँ जी कि देखें, जो अवामी नुमाइंदा होता है, आप भी इधर रह रहे हैं, आप जो आपसे वोटें लेता है उसके साथ आपने कभी प्रोटोकॉल नहीं देखा होगा, ना कोई गनमैन देखा होगा। मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऐसा MPA हूँ कि जिसने आज तक लाइसेंस नहीं बनवाया, मेरे पास कोई असले का लाइसेंस नहीं, और मैंने आज तक फायर भी नहीं किया। और मैं बिल्कुल जिस तरह मैं MPA बना जिस दिन, मैं जड़ी मेरी रूटीन थी उसी तरह। जब मेरे से जो हारे हुए हैं वो जब जनाजे पे जाते या किसी शादी पे जाते, उनके साथ 2-2, 3-3 गनमैन होते, तो मैं अकेला ही जाता हूँ और मेरे साथ कोई दोस्त होता है, चला जाता हूँ, तो मेरे कई दोस्त कहते हैं कि आप भी चौधरी साहब गनमैन रखें। मैंने कहा यार इतनी मेरी तनख्वाह नहीं है, मुझे इतनी मुराद नहीं मिलती है कि मैं गनमैन रख सकूँ। तो मैं समझता हूँ एक देखें जी, अल्लाह के बाद जो आपको इज्जत मिलती है वो लोगों की वजह से मिलती है, और उन्हीं लोगों में मैं रहता हूँ ना, तो उनसे मुझे क्या डर है। मैं अगर किसी के साथ ज्यादती करता हूँ, मैं किसी के हक मारता हूँ, किसी को कोई नाजायज करता हूँ, तो फिर तो लोग मेरे दुश्मन होंगे। अदरवाइज लोगों को मेरे से क्या है। मैं लोगों के लिए, मेरा ईमान किया था कि मैंने अपने पूरे टेन्योर में लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हुई। मेरा कोई मुखालिफ भी नहीं कह सका मैंने किसी के खिलाफ पर्चा करवाया हो, किसी के हक में किया। मैंने जिस तमाम अदारों को कहा था कि जिसका सही काम है, जेन्युइन काम है, उसको करें, कि ये पार्टी बेस पे नहीं है। क्योंकि मैं नुमाइंदा जब बन गया हूँ, PPR का नुमाइंदा, मैं किसी पार्टी का, ठीक है मैं पार्टी पॉलिसी पे अमल करता हूँ, लेकिन हमारी पार्टी की पॉलिसी भी यही थी कि लोगों के काम मेरिट पे होने चाहिए,
तो अल्लाह ताला के फजलो करम से पीपी 8 में कोई आदमी उंगली मेरे पे नहीं उठा सकता है कि मैंने सियासी बुनियादों पे किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की। अच्छा, तो जावेद कोसर साहब, आपने गुजरान में जगह टैक्स को बिल्कुल सिरे से ही ख़त्म किया, लेकिन आपने ऐसे कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स किए जिसकी वजह से आप कहते हैं कि अगले इलेक्शन में इंशाल्लाह आप इलेक्शन जीत जाएंगे? वो तो आपको मैंने बता दिया जो किया। देखें जी, हमारी हुकूमत 4 साल रही है, क्योंकि उसमें आप देखें ना, कोविड भी है, हमारी गवर्नमेंट अपोजिशन में भी चले गए हैं, इस तरह का टाइम ये गुजरा है। मैं अपना सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ एजुकेशन, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो जो है ना फोकस था हमारा एजुकेशन और हेल्थ थी। अब देखें कि मेरा हल्का जो है पीपी 8, उसमें लड़कियों का एक ही कॉलेज था जो गुजर खान शहर में था, जहाँ पे 3000 के करीब बच्ची पढ़ती है। वहाँ पे बैठने की जगह, वहाँ पे भी मैंने बिल्डिंग 5 कमरे बनवाए हैं वहाँ पे, क्योंकि बैठने की बच्ची में। दूसरा मैंने जो काम किया, मैंने सोचा कि अपना जो मेरा इलाका शर्की गुजर खान है, क्योंकि वो ही ज़्यादा इधर आते हैं ना बच्चियाँ हमारी, तो मैंने वहाँ पे चंगा बंग्याल के मकाम पे कॉलेज मंजूर किया, उसके लिए फंड रखे। और आज एक छत पर जो दूसरी बिल्डिंग 3 स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, 2 ब्लॉक बन रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला वो लड़कियों का डिग्री कॉलेज होगा। और मैं समझता हूँ ये मेरी बड़ी। दूसरी बात फिर मैंने एजुकेशन पे की है कि मैंने 8 स्कूल जो है वो मिडिल से हाई करवाए, जिसमें 6 स्कूल जो थे वो बच्चियों के थे और 2 बच्चों के थे। मैंने 26 स्कूल जो है वो प्राइमरी से मिडिल करवाए, और उसमें से जो है वो भी मेरे, मैं समझता हूँ रिकॉर्ड है ये कि इस इतने दौर में किसी ने करवाए हो। और फिर 3 स्कूल जो है मैंने हाई से हायर सेकेंडरी स्कूल करवाए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो टेन्योर था, मैंने उसमें कई जगह आपके इलाके में सबसे आखिर रामपुर जगह है, उस स्कूल का बिल्डिंग जो थी 2 कमरे थे, वो डेंजरस से मुझे लोग मिले, तो अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं वहाँ पे मैंने नए 2-3 कमरे बनवाए हैं और वो लोगों को कोशिश किया मैंने हर जगह कुछ। दूसरी बात सेहत की है। अब सेहत में मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप THQ है ना, ये कोई बहुत बड़ा टीचिंग हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन वहाँ पे मैंने ट्रामा सेंटर का था, मैंने उस पर काम किया। मैंने 37 करोड़ रुपया उसके लिए मंजूर करवाया। ट्रामा SNE अप्रूव कराई, वहाँ पे डॉक्टर और पैरामेडिक स्टाफ। इस वक्त THQ गुजर खान में मैं समझता न्यूरो सर्जन भी है, हार्ट स्पेशलिस्ट भी है, जो हड्डियों का पूरा सिस्टम मौजूद है। कोई 3 गायनेकोलॉजिस्ट हैं। ये पहली दफ़ा हिस्ट्री है गुजर खान की कि वहाँ पे 3 गायनेकोलॉजिस्ट हैं और सिजेरियन हो रहे हैं वहाँ पे। आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं ठीक है मिसाइल। मैं समझता हूँ कि आप इतनी बड़ी आबादी है, THQ गुजर खान तहसील बड़ी तहसील है, लेकिन वहाँ पे नंबर 1 जो THQ पूरे पंजाब में आया वो THQ गुजर खान है। मेरा मिनिस्टर आया अख्तर मलक, वहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे जो उसने विजिटर बुक पे लिखा है, वो उसने सबसे ज़्यादा तारीफ जो की है वो TH गुजर खान की है। और वहाँ पे असेंबली में मैं गया तो उसने 10-20 MPA को बुलाया, इकट्ठे किए और मुझे भी बुलाया। उसने कहा कि आप सब लोग वहाँ पे जाएं, उस THQ को देखें। वहाँ पे पहला THQ है जिसमें 24 फार्मेसी खुली रहती है, दवाइयाँ वहाँ पे लोगों को मिलती हैं। मैं समझता हूँ कि ये अच्छा। दूसरा बात यह कि मेरे दौर में 4 जो BHU हैं वो 24/7 हुए। ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक MPA ने अपने दौर में 4 THQ जो है ना, BHU जो है उनको 24/7 के मतलब 24 घंटे और 7 दिन किए। और उसके बाद जो है मेरे हल्के में तमाम जो BHU है वहाँ पे डॉक्टर मौजूद थे। कोई ऐसा BHU नहीं था जिसमें डॉक्टर हो। तो मैं समझता हूँ ये पहली दफ़ा हुआ है कि इतना फोकस मैंने किया। दूसरा रोड नेटवर्क का आपको मैं बताता हूँ कि मैंने सबसे पहले तो आपका इलाका जो है साथी मोड़ से कंगर ठाकरे तक मैंने कारपेट रोड बनवाई है। फिर आप देखते थे गुजर खान से आप निकलते थे तो मतवा जब जाते थे तो वहाँ पे जो हालात थे वो रोड अब बन गई है, कारपेट रोड बनी है। कलर से बेवल यहाँ से ये हबीब चौक से दूसरा ये जबर की तरफ, ये पूरी कंपनी ने अभी जो उनके लिए फंडिंग हो रही थी, लेकिन चलें अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो मैं करूँगा, अगर न हुआ तो फिर
और किसी को मौका दिया तो वो करेगा। मैं आपको बताता हूँ कि स्पेशल बच्चों का स्कूल, मैंने 8 कनाल 16 मरले हाईवे की जमीन थी जिस पे लोग कब्जा कर रहे थे, भाई खान, वहां पे मैंने वो उसको कराया और वो स्पेशल बच्चों के स्कूल के नाम हुई और 18 करोड़ रुपया मैंने मंजूर करवाया कि उसमें बिल्डिंग बने, वरना 2005 से बना हुआ था स्पेशल बच्चों का स्कूल, लेकिन बिल्डिंग कोई नहीं। कभी एक बिल्डिंग में, आपको पता है स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल किस्म का स्कूल भी चाहिए, तो वो मैंने किया। सरवर शहीद कॉलेज के लिए मैंने 16 करोड़ रुपया रखा है, जिसमें उसकी बिल्डिंग डेंजरस थी। ये पहला मैं एमपीए था जिसने 20-25 साल पहले बिल्डिंग डेंजरस हुई थी तो कोई नहीं करा सका, मैंने किया उसमें। बाकी भी किसी जगह भी जो तालीम का मामला था। तीसरा बात जो मैंने की है, आपने गुजर खान में देखा होगा कि खिदमत मरकज बना है जीटी रोड पे, वहां पे अब कई लोग कहते हैं कि हमने पासपोर्ट ऑफिस बनाया तो बड़ा काम किया। वो जो है उसमें आप लर्नर भी लाइसेंस आपको मिलता है, आपको वरना पिंडी जाना पड़ता है लर्नर लाइसेंस के लिए। परमानेंट जो पक्का लाइसेंस बनता है वो भी गुजर खान में बनता है। वहां पे करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आप बच्चे जो बाहर जाते हैं सऊदी अरब या मुख्तलिफ मुल्कों में, वहां पे करेक्टर सर्टिफिकेट की वहां पे गुजर खान में आप मिल रहे हैं। FIR किसी पूरे पंजाब में हो जाए तो वो मिलती है। 14 काम जो है वो एक छत के तले हो रहे हैं, वो मैंने किया है। बाकी जहां तक तल्लक है, गुजर खान में पहला मैं MP हूँ जिसने कोशिश की है और लाइब्रेरी बनाई है, वरना किसी का फोकस, क्योंकि छोटा सा पार्क था। मैं क्योंकि इंग्लैंड में आया था तो वहां पे यहाँ पे था कि मैं देखता था कि पार्क है तो वहां पे साथ ही लाइब्रेरी है, तो मैंने पूरी कोशिश की और आज आप देख सकते हैं कि गुजर खान में पब्लिक लाइब्रेरी बनी हुई है। बाकी जहां तक तल्लक है ना जी के, बाकी किसी जगह भी जो भी काम हुआ है, लिंक रोड छोटे मोटे जो गलियां थी, मैं समझता हूँ कि मैंने अरबों रुपए के काम करवाए और कोई गांव ऐसा नहीं, चंद शायद रह गए हूँ, क्योंकि आपको पता भी है कि इतने मसाइल 4 साल की हुकूमत है। कई लोग कहते हैं जी उन्होंने वो काम किया था, वो मुस्लिम लीग ने तो कुछ 16, 17, 18 साल हुकूमत की है, बल्कि पिछले 10 साल रेगुलर उनकी हुकूमत पंजाब में रही है। पीपल्स पार्टी भी करती रही है, वजीर आजम भी रहा है। वजीर आजम साहब ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं कि मैंने जी गैस दी है, उनके क्रेडिट में कोई स्कूल नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई हेल्थ अस्पताल नहीं है, कोई नहीं कह सकते, लेकिन मैं बड़े फख्र से कह सकता हूँ कि मैंने सबसे ज्यादा काम जो किया डिपार्टमेंट में किया। और अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं क्या, आप देखें एक 823 कनाल जगह थी चारी के मुकाम बावली होटल के सामने, वहां पे वो अक्वायर हुई थी 96-97 में डिवीजनल पब्लिक स्कूल के लिए। तो मेरे से पहले जब तक नून की हुकूमत थी तो उन्होंने शुरू कर दिया कि हाँ शाना स्कीम बनानी है हाउसिंग थी। आपको पता है अरबों रुपये की जगह मैं और चौधरी अजीम गए हाई कोर्ट में रिट की और उसको रुकवाया, और जब मैं बना तो सबसे पहला जो मैंने काम किया उसकी निशानदेही 1 हफ्ता लगा उसमें, तहसीलदार पटवारी गिरदावर लगे रहे, और फिर मैंने 4 करोड़ रुपया रखा उसके 4 दीवारी बनाई कि मैंने कहा इस जगह को सेव किया जाए, कहता आने वाली नस्लों के लिए कोई बेहतर काम यहाँ पे हम कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी भी बना सकते हैं। पटवार यूनिवर्सिटी का हमने कोशिश भी की। अब हमने एक दोनों MP ने मिलकर हम जिला के गुजर खान की बात करते थे तो वो कहते थे तहसील दूसरी कौन, तो हमने कोशिश की और अल्लाह ताला को तहसील का दर्जा दिलवाया। इंशाअल्लाह ताला हम समझते हैं कि अगर आइंदा हमारी हुकूमत है तो गुजर खान जिला भी बन जाएगा। हाँ, मेरा अगला जो मेजर सवाल वो यही था कि गुज़श्ता पीपल्स पार्टी का दौर हो या नून लीग का दौर हो या आपका मंशूर भी देखा जाए तो गुजर खान जिला बनाओ तीनों के मंशूर में न रहा। परवेज अशरफ साहब वज़ीर आज़म रहे, बतौर वज़ीर आज़म वो गुजर खान को ज़िला नहीं बना सके। फिर नून लीग की गवर्नमेंट आई, उनके दोनों सूबाई मेंबरान भी नून लीग के थे और जावेद इखलास साहब भी नून लीग से थे, वो भी गुजर खान को ज़िला का दर्जा नहीं दिलवा सके। और आपके दौर में भी दौर ख़त्म हो गया लेकिन गुजर खान ज़िला नहीं बना। तो आपको नहीं लगता कि जो हुकूमत इस वादे को तकमील पर नहीं पहुंचा सकती, अगली बार नए चेहरे आ जाते हैं, उन्हें रिप्लेस कर देते हैं? मैं आपको बताता हूँ जी कि मेरा रिकॉर्ड है असेंबली में, पार्लिमानी पार्टी में, जब भी कभी बात हुई तो मैंने गुजर खान ज़िला की बड़ी भरपूर वकालत की।
और ये मेरे तमाम डिस्ट्रिक्ट पिंडी के लोग भी जो थे एमपीए से, वो भी मेरे साथ एग्री करते थे। वो कहते थे, लेकिन जब भी बात होती थी कि वो कहते थे कि एक तहसील पे ज़िला तो कभी बना नहीं है, आप या करें इस तरह के कलर को कह दें कि वो हमारे साथ हो जाए, या स्वावा। लेकिन वो भी लोग राजी नहीं थे, क्योंकि स्वावा को अगर जेलम से ला लगे तो जेलम ज़िला भी नहीं रह जाता है। इसी तरह कलर वाले लोग जो थे, जो इधर चुआ खालसा या एरिया, ये वाले लोग तो शायद राजी थे, लेकिन जो कलर से आगे लोग हैं यूनियन कौंसिल, वो राजी नहीं थे, कि उनको पिंडी ज़्यादा नज़दीक था। लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से हमने जदोजहद जारी की, और उसका बुनियादी जो कदम है वो तहसील दौलताला का है। और अल्लाह ताला क्योंकि ये हमारा ये था कि हम बार बार, मैंने भी एक दफ़ा बात की असेंबली में कि ये हमारी तहसील सबसे बड़ी तहसील है गुजर खान, तो वहाँ पे ये चैलेंज कर दिया बंधु ने। उन्होंने कहा कि आप किस तरह कहते हैं कि ये बड़ी तहसील है, आबादी के लिहाज से या रकबे के लिहाज से। अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं भी, मेरा कोई होमवर्क नहीं था। फिर उन्होंने बताया कि ये तहसील गुजर खान जो है ये 5वें नंबर पे है पंजाब में, इससे पहले 4 तहसीलें जो है इससे बड़ी तहसीलें। तो मैं समझता हूँ कि ये कोशिश हमने बड़ी भरपूर किया, और उसमें कामयाबी का क्या कहते हैं ना जी, स्टेप जो है एक फॉरवर्ड हमने बनाया कि दौलताला को तहसील बनाया। और ये बाकी जो लोग हैं, आप कह रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं कर सके ना। ये तो हमारे में शाबाश देनी चाहिए लोगों को कि हमने कुछ तो पहला कदम हमने आगे बढ़ाया है इंशाल्लाह। तो साहब, क्योंकि नई हल्का बंदियां आई हैं पीपी 8 की, और इस तरह पूरे पंजाब में, तो नई हल्का बंदियों में आपके हल्के से कुछ एरिया अलग हुए, कुछ नए एरिए शामिल हुए, तो उससे आपके वोट बैंक पे क्या असर पड़ेगा? देखिए जी, वोट का तो लोगों ने डिसाइड करना होता है कि क्या है। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ कि जो यूनियन काउंसिल मेरे साथ अभी लगी है, उनमें एस यूनियन काउंसिल समोट, यूनियन काउंसिल चुआ खालसा, यूनियन काउंसिल कनवा और मनियादा की 3 वार्ड, और यूनियन काउंसिल बलागर की 3 वार्ड। आप देखें कि बेवल, आपने देखा होगा, बेवल के साथ बिल्कुल जो मेरे साथ मलिका यूनियन, वहाँ से यूनियन काउंसिल कनवा शुरू हो जाती है। तो मैं समझता हूँ ये हमारा कुदरती तौर पे जो है, ये हमारा एक ही तरीके का रहन सहन है, रिश्तेदारियाँ हैं, तल्लकदारियाँ हैं। और दूसरा जो है कि पीटीआई जो है वो भी बड़ी स्ट्रांग है उस मलकू में, अल्लाह ताला के फजलो करम से। तो हमें तो कभी उम्मीद है, क्योंकि हम तो, मैं समझता हूँ जी कि लोग बेस्ट जज करने वाले हैं, लोगों का ही फैसला जो है सही फैसला होता है। अगर लोगों ने वोट दिया, मुझे इत्मीनान किया, क्योंकि लोग मुझे, वो भी हर बंदा मुझे जानता है, और मेरा जो 4 साल का टेन्योर है, हर बंदे को पता है कि मैं तो ये कहता हूँ ना कि मैं तो जाऊँगा लोगों को अपनी कारकर्दगी की। ये नहीं है कि मैं किसी बहाना का नहीं करूँगा कि मैंने ये करना था, ये नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकूँ तो मैं एडमिट करता हूँ कि मैं ये काम नहीं कर सका हूँ, क्यों नहीं कर सकूँ, ये भी मैं बता सकूँ। लेकिन मैंने अपनी पूरी ईमानदारी और दयानतदारी से, मैंने जो 4-4.5 साल एमपीएशिप किया, मैंने अपना ज़ाती कोई काम नहीं किया सिवाय पब्लिक के। और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी भी दी है, कुछ चीज़ों में नाकाम भी हो गया हूँ, लेकिन ये है ना कि अल्लाह ताला ने, लेकिन मेरी कोशिश, अल्लाह ताला भी कहता है कि नीयत और कोशिश, तो मेरी नीयत और कोशिश ठीक थी, और अल्लाह पे भरोसा है और लोगों पे भरोसा है कि इंशाअल्लाह ताला लोग बेहतर फैसला करने वाले हैं। अच्छा, गुज़िश्ता दिनों जो साहब, देश परदेश टीवी पे एक इंटरव्यू मैंने सुना राशिद मिनाज साहब का। उन्होंने कहा कि जावेद कौसर साहब बेहतर तरीके से डिलीवर नहीं कर सके, इसलिए मैं बतौर एमपीए का उम्मीदवार होऊंगा हल्के से जी। तो आपका क्या ख्याल है कि आप उन्हें राजी करने की कोशिश करेंगे, या आप उन्हें अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे कि हमने बेहतर डिलीवर किया और आपका एलिगेशन ठीक नहीं है? देखें जी, बात यह है कि मैं तो किसी के बारे में कोई बात ही नहीं करूँगा। हर आदमी का पीटीआई के अंदर जो है उसका राइट है कि वो टिकट के लिए अप्लाई करे, और ये डिसाइड करना क़यादत का काम है, क्योंकि क़यादत को मेरा कारकर्दगी का भी पता है, मेरी एफर्ट का भी पता है, मेरी लॉयल्टी का भी पता है। आप देखें ना कि मैंने जो आप देखें हमारे अदम एतमाद हुआ, बाकी प्रेशर आए, अल्लाह ताला के फजलो करम से मैंने जिस निशान पे वोट लिया था उस निशान के, उस कायर के साथ खड़ा रहो। कोई आदमी नहीं कह सकता है कि हमने लचक दिखाई हो या किसी प्रेशर में आए हो या किसी लालच में। बाकी मैं समझता हूँ कि मेरी कारकर्दगी जो है ना जी, ये तो हर आदमी कह सकता है ना कि क्योंकि
क्या कारकर्दगी, क्या चाहते थे मुझसे, तो मैंने क्या नहीं किया। या तो मैंने ये तो देखे ना, सबसे पहले तो जो MPA बनाया या मेंबर बनाया, उसकी दयानतदारी और उसकी इंटेग्रिटी पे बात होनी चाहिए ना, कि उसने कोई माल बनाया, उसने कोई लोगों को नाजायज तंग किया है, उसने लोगों के हकूक गजब किए हैं, किसी कब्जा ग्रुप के साथ था, किसी और माफिया के साथ था, फिर तो ये है। बाकी जो डेवलपमेंट है, अब ये एक रेगुलर प्रोसेस है, क्योंकि पाकिस्तान इतना बड़ा अमीर मुल्क नहीं है कि जहाँ पे इतने वसाइल ज्यादा हो, मसाइल कम हो। वहाँ पे मसाइल ज्यादा, वसाइल कम है। मैं तो अपनी कारकर्दगी से मुतमिन हूँ। अगर लीडरशिप ने, इमरान खान साहब या पार्टी ने समझा मुझे टिकट दिया तो मैं जाऊंगा, अगर किसी और को बेहतर समझा तो उसको टिकट दे देंगे, मैं उसके साथ हूँगा। मैं किसी पे कोई एलिगेशन या किसी पे बात नहीं करना चाहता हूँ जी। अच्छा, आपने सेहत और तालीम की बात की, खेलों के हवाले से आपने काफ़ी इकदाम किए। पिछले दिनों आपने एक ग्राउंड का इफ्तिताह भी किया। तो आप क्या समझते हैं कि अगर आपको दोबारा मौका मिला तो आप ये सिलसिला मज़ीद यूनियन कौंसिल तक फैलाएंगे या? इंशाल्लाह जी, बात यह है कि क्योंकि सबसे बड़ा जो खेलों की चीज़ है उसके लिए जगह की ज़रूरत है। बेवल जो मेरा इलाका था ना जी, वहाँ पे हुकूमत पंजाब की कोई 400 कनाल जगह थी, देश हमला थी जो पंजाब गवर्नमेंट की थी, बाकी लोगों की मलकियत थी। मैंने पूरी कोशिश की कि उस जगह को वागजार कराया। मैं पूरी तरह 100% कामयाब नहीं हूँ, लेकिन मैंने कोई 60-70 कनाल जगह जो है वो वागजार कर रही। वहाँ पे आपने देखा, जब मैंने इफ्तिताह भी किया गया हूँ, तो वहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड भी बन गया है, कबड्डी के लिए भी ग्राउंड बन गया है, क्रिकेट बाकी जो ये फुटबॉल के लिए भी बना है, वॉलीबॉल के लिए भी ग्राउंड बना है, बाकी जगह भी बड़ी है। वो अगर कोई करना चाहे किसी और एजुकेशन पर्पज के लिए को हो जाएगी इस्तेमाल इंशाल्लाह ताला। मैं समझता हूँ कि जिस जगह भी सरकारी जगह होगी, मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ पे कोई ग्राउंड बने बच्चों के खेल के लिए, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा बेहतर है। आप देख सकते हैं कि जो सवार मोहम्मद सैन स्टेडियम है, उसकी बेहतरी के लिए, अपग्रेडेशन के लिए, वहाँ पे जो लोग बैठे उनसे पूछ सकते हैं कि मैंने कितनी दफ़ा विजिट किया, वहाँ पे वो बन रहा था, मेरे से पहले काम शुरू था, लेकिन मैंने उन पर पूरा जोर लगाया और उसको कंप्लीट किया, और जो मिसिंग फैसिलिटीज थी उनको भी दिलवाया। तो मैं समझता हूँ कि एक नुमाइंदा जो है उसका काम मुझे चारी था, वहाँ पे भी मैंने साफ ग्राउंड बनाने थे कि घास शास लगाते, वो वहाँ पे भी मैंने किया। जिस जगह भी मुझे जगह सरकारी मिली, इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो लोगों के लिए और बच्चों के लिए खेलों के मैदान तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपसे पहले पूछा कि आपने 2 वज़ीर आला के नीचे काम किया, इसी तरह आपके नीचे बहुत से यूनियन काउंसिल के चेयरमैन ने काम किया। बतौर MPA ऐसे कौन से 2-3 चेयरमैन ऐसे हैं जो आपके नीचे काम कर रहे थे और उनके साथ आपको काम करना बहुत अच्छा लगा हो? आपको बताते हैं जी कि जो चेयरमैन के इलेक्शन हुए थे ना, वहाँ पे हमारी जो थी पार्टी के लोग बड़े, मेरे हल्के में 2 चेयरमैन जीते थे, एक थाती में मुसद्दक और इस्लामपुरा जबर में जमशेद कियानी साहब। ये तो मेरे बड़ा कंफर्टेबल है। मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने डेवलपमेंट की है ना जी, वो मैंने अपनी पार्टी के लोगों के और इलाके के जो मज़दूर थे उनके ज़रिए करवाई है। मैंने कोशिश की है कि लोगों, हल्के के लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि पैसा जो है वो लोगों का है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है ना कि कोई MPA अपने ज़ात जेब से लगाता है, ये मैंने कॉन्सेप्ट ख़त्म किया है। मैंने जिस जगह भी मैं गया हूँ, मैंने कहा कि ये पैसा सड़कों पे जो लग रहा है, स्कूलों पे लग रहा है, किसी जगह भी लग रहा है, गलियों में लग रहा है, ये आप लोगों का पैसा है। आप लोग इसकी ओनरशिप ले, इस पे खड़े हूँ कि ये काम मैं अल्लाह ताला को, मैं किसी कमीशन का रवादार नहीं हूँ, ना मैंने ली है। तो आपका ये काम है कि काम आप चेक करें, और अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं समझता हूँ कि शायद किसी ने कमजोरी दिखाई, वरना मेरे साथियों ने, मेरे दोस्तों ने बड़ी मेहनत की और बड़े सही काम हुए। किसी जगह मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ दोस्तों को गिला होगा कि उस जगह थोड़ा सा काम ज्यादा होगा, इधर नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ कि वो तो फंड्स की कमी की वजह से और जो हालात रहे उसकी वजह से, वरना मेरे साथ तकरीबन तमाम लोगों ने, जो मेरे पार्टी के लोग थे या इलाके के मुअज़्ज़िज़ थे या बेहतर लोग थे, उन्होंने पूरा ताउन किया जी। अच्छा साहब, क्योंकि मेरा हल्का भी आपके ही जो कंस्टिट्यूंसी का हिस्सा है, थाती,
तो आपने दो चेयरमैन का जिक्र किया जो आपकी पार्टी से जीते, एक जमशेद कियानी साहब और चौधरी मुसद्दक साहब। अगर हम हल्के को देखें तो जो यूनियन काउंसिल जब्बर थी उसमें बेशबहा काम हुए, जबकि यूनियन काउंसिल थाती को, अगर जो मेरा हल्का है यूनियन काउंसिल का, उसमें देखा जाए तो एक पलीना से जो कंगर वाली रोड है उसके अलावा कोई खातरहा काम नहीं हो सका। तो क्या चेयरमैन की कोऑर्डिनेशन आपके साथ इतनी अच्छी नहीं थी? चेयरमैन साहब की कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी थी। मैं आपको बताता हूँ जी, सबसे पहले जब मुझे फंड मिले ना तो मुझे कहा गया कि आपने कारपेट रोड बनी है, शायद वो फिर गड़बड़ हो गई मामला, वरना और भी बन जाती, बनी भी है। लेकिन यह है कि कोई 14 करोड़ रुपया जो मैंने सबसे पहला जो काम किया वो यूनियन काउंसिल थाती में किया। बाकी जो था ना जी, कि क्योंकि आपकी यूनियन काउंसिल जो है उसकी आप लोकेशन देखें ना कि वो आबादी थोड़ी है लेकिन उसकी स्कैटर्ड आबादी है। वहां पे शायद गलियों के लिए, लिंक रोडों के लिए मैंने पैसे दिए, लेकिन 2 4 6 बनी होंगी, लेकिन बाकी तो रह गई हैं। मैं समझता हूँ कि मैंने अभी कोशिश बड़ी की है और उसका यह भी है कि ये थी जो आपकी जो जाती है मैना पोठा रोड के लिए, उसका मैंने एस्टीमेट बनाया, बल्कि अप्रूवल भी उसकी हो गई। लेकिन अब मामलात ऐसे हो गए कि गवर्नमेंट हमारी 4 6 महीने और चलनी थी, लेकिन शायद हो भी जाता काम, तो उसकी वजह से रह गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ओवरऑल देखें ना जी, क्योंकि जो फंड्स हमें मिले, मैं कहता हूँ मैंने जो डेवलपमेंट फंड मिले हैं जी, वो मैंने सब यूनियन काउंसिलों को बराबर दिए। ये मैंने ये नहीं कि बेवल को ज्यादा दिए हो, दाती को कम दिए हो, या इस्लामपुरा जब्बर को दिए हो ज्यादा दिए हो, काजियों को कम, सबको बराबर दिए। लेकिन कुछ मसाइल आपकी यूनियन, मैं समझता हूँ यूनिक यूनियन काउंसिल है, क्योंकि वहां पे अगर कोई बंदा अगर उसको कहे ना, टीचर को भी, कि वहां पे थाती उसकी अपॉइंटमेंट हो, तो वो कहता है यार मुझे उधर से जान छुड़ाए, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। सबसे डिफिकल्ट जो यूनियन काउंसिल है मेरे हल्के में वो यूनियन काउंसिल थाती है, क्योंकि उसके मिसाइल मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा है और उसके लिए फंड्स स्पेशल चाहिए कि होने चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने भरपूर कोशिश की है, लेकिन देखें अब। तो इसका मतलब है कि अगर आप दोबारा एमपीए अगर मुंतखब हुए तो मैनपोटा और जहांगीर रोड ये मेरा टॉप प्रायोरिटी। मैं आपको मैं दिखा सकता हूँ, मैं अभी मंगवा सकता हूँ व्हाट्सएप पे अपने, कि आपको दिखा सकता हूँ कि ये इसका मंजूरी भी हुई, एस्टीमेट बन के चला गया चीफ इंजीनियर के पास, CNW में पहुंचा हुआ है। वो भी जाना था मुझे, क्योंकि चीफ इंजीनियर साहब से मैं मिला था, उन्होंने कहा था मैं करवा दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है बस कुदरत का, अल्लाह ताला जी। अब कोई मेरे, ये मैं नहीं कहता हूँ कि मैंने करवा दिया है या मैंने कोई तीर मारा है, मैंने कोशिश की है अपने काम हल्के के डेवलपमेंट के लिए, पूरी कोशिश की है। मेरे से देखे ना, टेन्योर का देखे ना जी, बाकी लोग जो रहे वो कितने साल उनकी हुकूमतें नहीं है। मतलब मुस्लिम लीग की तो पिछले जो टेन्योर जो है 8 से 13 और 13 से 18 तक 10 साल उनकी रेगुलर हुकूमत, पूरे 10 साल उन्होंने टेन्योर पूरा किया। इससे पीपल्स पार्टी, वजीर आजम, सब चीज़ें। लेकिन उनके क्रेडिट में मैं आपको जो कहता हूँ चीज़ें, एजुकेशन में, हेल्थ में, रोड्स के सिलसिले में, जो 3 साल की मुकाबला करें ना, मुकाबला वो अगर 10-15 साल के बच्चे का और 1 साल के बच्चे का करेंगे तो वो तो मुकाबला नहीं होगा ना। हमारी हुकूमत तो जितना सही है, लेकिन हमने पूरे ईमानदारी से फंड लिए भी है और खर्च भी किए। अच्छा साहब, क्योंकि पिछले आपके बरतानिया के दौरे से कुछ दिन ही कबल वज़ीर आला के लिए जो है ना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एक बड़ा इशू रहा। नून लीग और PDM की जमातें कह रही थी कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकते, किसी सूरत नहीं ले सकते, इनके 20 नंबर कम हैं। लेकिन फिर हमने देखा कि 186 वोट आपने पूरे कर लिए असेंबली में, और उसमें भी ज़्यादा एलिगेशन ये आ रहा था कि आपके जो दूसरे साथी हैं PP9 से, वो वोट नहीं डालना चाह रहे थे। लेकिन जब वोटिंग का टाइम आया तो आप भी पार्टी के साथ खड़े रहे और उन्होंने भी अपनी पार्टी को वोट किया। तो इसमें आपको किस कदर प्रेशर का सामना करना पड़ा और आप कैसे अपनी जमात के साथ स्टैंड किया? क्योंकि जब पिछली दफा पहले जब अदम एतमाद हुआ, बुज़दार साहब ने रिज़ाइन किया, तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का और हमजा शहबाज का इलेक्शन था।
तो उस वक्त भी प्रेशर थे। आपको पता है कि 20 लोग जो थे हमारे, 25 5 औरतें भी थीं जो पार्टी को डिफेक्ट किया, उन्होंने पार्टी छोड़ी और उसकी वजह से काफ़ी मसाइल आए, हमजा बन गया। लेकिन फिर बाद में जब दोबारा इलेक्शन हुआ तो क्योंकि ज़िमनी इंतखाब हुए तो लोगों ने बड़ी भारी अक्सरियत से पीटीआई को वोट दिया और 5 औरतें जो डिफेक्ट की थी वो भी हमारी बन गई। तो उस वक्त फिर आपने पता है कि प्रेशर थे मुख्तलिफ किस्म के, लालच भी थे, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्लाह ताला ने साबित कदम रखा और हमने बड़ा, कोई ऐसा लम्हा नहीं आया कि जिस वक्त मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो किसी ने मुझे ना कोई लालच की बात कर सका और ना किसी ने प्रेशराइज किया, क्योंकि मैं समझता था ये मेरे ईमान का हिस्सा है कि मैं टिकट इमरान खान के बैट पे इलेक्शन आया और गुजर खान के लोग जो है शहीदों और गाजियों की सरजमीन है, उनको हमने दागदार नहीं करना है। हमने पूरी साबित कदमी से खड़े रहे और वोट किया। और जो ये कहते हैं दूसरे मेरे जो साथी हैं चौधरी साजिद साहब जी, मैं समझता हूँ कि एक दिन भी नहीं है कि कोई कह रहे वोट नहीं देना चाहते थे, ये वैसे ही है। देखे ना, एक प्रोपेगेंडा होता है। मैं आपको बताता हूँ, मेरी ग्रीवेंसेस पार्टी के अंदर बहुत सी हो सकती हैं, वज़ीर आला से हो सकती हैं, किसी वजीर से हो सकती हैं, मुख्तलिफ, मैं उनका इजहार तो कर सकता हूँ ना, क्योंकि ये तो मेरा राइट है ना कि मैं अपने वज़ीर आला के बारे में बात करूँ कि ये मेरी बात नहीं सुनता है, ये डेवलपमेंट फंड नहीं देता। लेकिन ये मैं आपको बताता हूँ कि चौधरी साजिद और मैंने अपना ईमान का हिस्सा समझे कि हमने वोट इमरान खान साहब जिसको कहेंगे उसको हमने वोट करना है। उन्होंने कहना है रिजाइन कर दें, हमने रिजाइन कर देना। ये कोई एक लम्हे के लिए भी हमने नहीं सोचा है। बाकी जो है ना, ये तो पार्टी के अंदर अब मेरे भी, अब मैं आपको कहता हूँ कि चौधरी परवेज इलाही साहब की जो टाइम रहा है, शायद मैं समझता हूँ कि मैं इतना सेटिस्फाई ना हूँ, लेकिन ये तो नहीं था ना कि जब खान साहब ने कहा कि इत्मीनान का वोट देना है, मैं तो पहले चला गया हूँ, बैठा रहा हूँ। मैंने कहा मैं लाहौर छोड़ना ही नहीं है। खान साहब ने कहा आपने लाहौर से नहीं जाना, मैंने लाहौर से नहीं गया। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिन लोगों ने मुझे वोट दिया था और जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया था, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे साबित कदम रखा और मैंने इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक, उनकी डायरेक्शन के मुताबिक पूरा अमल करते हुए सब काम किए। अच्छा साहब, गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि बंगाली शरीफ के जो पीर हैं मखदूम अब्बास शाह हमदानी साहब, उनका काफ़ी नाम आ रहा है और मुलाकातें भी कर रहे हैं सीनियर क़यादत से एमएनए के टिकट के उम्मीदवार के तौर पे। तो क्या समझते हैं कि चौधरी अजीम साहब हल्के के लिए बेहतर उम्मीदवार हैं या हमदानी साहब उनको रिप्लेस कर सकते हैं? लेकिन बात यह है कि कोई भी, मैंने अपने बारे में कहा कि हर पार्टी का वर्कर जो है वो टिकट के लिए अप्लाई कर सकता है। बाकी सियासी पार्टियों के लीडर गुजर खान में देख रहे हैं ना कि खुद भी बनते हैं, क्योंकि उनका कारोबार है, उन्होंने सब चीज़ें इसी सियासत से बनाई हैं। वो कहते हैं मैं हूँ, मेरा बेटा हो, फिर मेरा पोता। आप तीनों जमातों को देख लेना, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी में राजा परवेज कहता है कि मेरा बेटा MPA बने, वरना ये कोई, आप इस मुल्क में रह रहे हैं, कभी किसी ने कहा है कि मेरा बेटा, ये तो है ना कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज होती है। मैं समझता हूँ कि मैं सियासत में हूँ, मेरा बेटा सियासत में नहीं होगा। इसी तरह मुस्लिम लीग नून में दूसरे जो दोस्त है वो भी अपने बेटों को, अपने भाइयों को इलेक्शन लड़ाते हैं, कोशिश करते हैं कि वही रहें, क्योंकि वही सबसे ज्यादा काबिल है, उनके बेटे और भाई। मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी जो बादशाह कायम करने की कोशिश है। मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन लोगों को बिल्कुल मुस्तरद करें, क्योंकि ये कारोबार समझते हैं सियासत को। पीर साहब ने जहाँ तक अप्लाई किया, जिस मुझे तो अभी तक, मैं इधर आया हूँ, मुझे तो कोई इतना ज़्यादा इसका इल्म नहीं है, उनका राइट है। अभी तक मैं नहीं समझता हूँ कि पीर साहब ने कोई बाज़ाब्ता तौर पे PTI में शामिल हुए हों। मेरे इल्म में नहीं है कि उन्होंने कोई बाज़ाब्ता तौर पर शमूलियत। तो टिकट का जहाँ तक मामला है वो अप्लाई करें, खान साहब को जो फैसला होगा वो हम मानेंगे। मैं अपने बारे में यही कहता हूँ कि मेरे से सब भी बेहतर है। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं सबसे बेहतर हूँ, बेहतर तो इस वजह खान साहब ने फैसला करना है ना जी, क्योंकि जो आदमी कहता है कि मैं बेहतर हूँ, वो मैं समझता हूँ कि कोई अकल की बात नहीं कर रहा होता है। बेहतर तो फिर क़यादत ने फैसला करना। सही। अच्छा, तो गुजर खान में क्योंकि आपका जमात जो जमात है PTI, उसका
मुखालिफ जमात में दो जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। तो आप क्या समझते हैं कि आपके हल्के में आपका मुकाबला आप किस जमात से होता हुआ देख रहे हैं? अब देखें जी, वो पीडीएम बनी हुई है, अब उनके लिए मसला है। हम तो अकेली बात है, हमारी क़यादत ने फैसला करना, मैंने लड़ना या किसी और ने, एमएनए का चौधरी अजीम साहब ने, चौधरी साजिद साहब ने, हम तो ये मैं समझते हैं कि हमारा पहल होगा, लेकिन क़यादत का फैसला है। बाकी उनके लिए अभी मुश्किल बनी हुई है कि अब पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे या अपनी अपनी जमातों, क्योंकि आजकल तो एक दूसरे की तारीफें करें तो इलेक्शन में जाकर वो किस तरह एक दूसरे की मुखालफत करेंगे। अब ये हम सोच रहे हैं, क्योंकि किस तरह कहेंगे कि राजा परवेज अशरफ करप्ट है, ये किस तरह कहेंगे कि राजा रेंटल है, वो नून वाले। हम तो कह सकेंगे ना, शायद हम तो मुखालिफ है, लेकिन वो नून वाले के बारे में राजा परवेज अशरफ, राजा जावेद इखलास के बारे में क्या कहेगा कि वो नया आदमी है जो जिस तरह कहते रहे पहले, तो अब क्या कहेंगे। अब तो एक ही जगह गठे बैठते हैं, गठे एक दूसरे की तारीफें करते हैं, जलसे करते हैं। तो हम तो हर वक्त तैयार हैं इंशाअल्लाह ताला। खान के हम सिपाही हैं, खान के इंशाअल्लाह ताला, गुजर खान में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तीनों सीटें पर कामयाब होगी इंशाअल्लाह। अच्छा जी, ये थे हमारे साथ मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी जावेद कौसर साहब। इनका कहना था कि हमारी हुकूमत 4 साल के लिए थी, आप 4 साल की कारकर्दगी को मुआजना कर लें। हमने जो काम किए हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं, सिर्फ गली न्याली की सियासत हमने नहीं की, और हम अपने काम के ही बुनियाद पे अगले इलेक्शन में जाएंगे। जबकि हमारे मुखालफिन को ज़रा मसला होगा कि वो तीर या शेर के निशान से लड़ेंगे या पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अपना अगला इलेक्शन लड़ेंगे। तो आज की किस्त में इतना ही, इजाज़त दीजिए। पीके न्यूज़ के साथ मैं हूं मुदस्सिर सुल्तान कियानी और आपका बहुत शुक्रिया।